हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। एमपीपीएससी 2026 की सीरीज में आज हम एक बार फिर एक नए राजवंश के साथ आए हैं और यह है चंदेल वंश। मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश। इससे पहले हमने कलचुरी राजवंश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चंदेल वंश या जिसे जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसका वंशावली आप देख लीजिए। वंशावली में आप देख पाएंगे दो कलर में मैंने लिखा है, एक येलो और एक व्हाइट। जो येलो कलर में जो राजाओं के नाम लिखे हैं इनके बारे में अपने को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जो व्हाइट कलर में है उनको बस पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए सवाल वहीं से बनते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं दोस्तों, जिन्होंने उन राजाओं से रिलेटेड जो कुछ परिवर्तन ला सके हैं इतिहास में, उन्हीं को हम जानते हैं, ठीक है। चलिए। अच्छा, अभी तक अगर हमारा वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिलती रहें और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो नन्नुक इस राजवंश का संस्थापक था। नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। 9वीं सदी के प्रारंभ में इस राजवंश की स्थापना होती है। शुरुआत में तो ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनके सामंत हुआ करते थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? महोबा। राजधानी कहाँ थी? महोबा, ठीक है। नन्नुक का बेटा हुआ वाकपति, ठीक है। वाकपति ने राज किया। वाकपति के बाद आता है जयशक्ति। जयशक्ति जिसे जिसी जयशक्ति के नाम पे ही चंदेल वंश का क्या नाम पड़ा? जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति क्योंकि इसे जेजाक या जेजा कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, वाकपति के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम जय शक्ति और एक का नाम होता है विजय शक्ति। जय शक्ति के नाम पे जेजाक भुक्ति पढ़ा और विजय शक्ति भी शासन करता है जय शक्ति के बाद, और इसका नाम था, एक और नाम था बिज्जक। समझ आई बात? अब विजय शक्ति का बेटा हुआ राहिल, ठीक है। और राहिल के बारे में उल्लेखनीय है कि महोबा को जीतने का श्रेय किसको जाता है? राहिल को, ठीक है। राहिल का पुत्र हुआ हर्षदेव। हर्षदेव का कोई खास महत्व तो नहीं है इतिहास में। तो हर्षदेव का पुत्र था यशोवर्मन। यशोवर्मन एक महान शासक हुआ है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यशोवर्मन को लक्ष्य वर्मन या लक्ष्मण वर्मन भी कहा गया है, ठीक है। लक्ष्य वर्मन या लक्ष्मण वर्मन, ठीक है। लक्ष्मण वर्मन भी कहा गया है, ठीक है। यशोवर्मन का पुत्र होता है धंग। धंग एक बहुत प्रतापी राजा था। धंग के बाद गंड। गंड के बाद विद्याधर। विद्याधर के बाद विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, मदन वर्मन, परिमार्द देव। परिमार्द देव के टाइम पे ही दो महत्वपूर्ण सेनापति आल्हा और उदल, आल्हा और उदल हुए हैं, ठीक है। उदल, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आल्हा और उदल, इसके बाद त्रैलोक्य वर्मन, फिर अंतिम राजा चंदेल वंश का जो अंतिम राजा था वह था हम्मीर वर्मन, ठीक है। अब आइए इनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो पहला जो शासक है जिसने संस्थापना किया किसकी? चंदेल वंश की, ठीक है। इसका राजा नन्नुक था, आपको बताया। राजधानी इसकी महोबा थी। इसके बारे में बस इतना ही फैक्ट पूछ सकता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? महोबा, ठीक है। प्रारंभिक में जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभ में चंदेल जो होते थे ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। और चंदेलों को कहा गया है कि ये राजपूत की पहले 36 शाखाएं होती थी, ठीक है। जो 36 राजवंश हैं, माफ करिएगा, 36 राजवंश हैं अलग अलग, ठीक है। इन 36 में से एक राजवंश आपका चंदेल भी है, ठीक है। चंदेल जो है अपने आप को चंद्र देवता और हेमवती के संतान मानना पसंद करते हैं, ठीक है। तो चंद्र देवता और हेमवती की संतान है चंदेल, ऐसा मानते हैं। अगर इनके मूल निवास की बात करें तो इनका मूल निवास जो हुआ है वो हुआ है मनियागढ़, ठीक है। मनियागढ़ जो आज के डेट पे कहां पर है? छतरपुर में, ठीक है। और इनकी जो प्राचीन प्रारंभिक राजधानी थी, जैसे आज अभी क्या है? महोबा है, ठीक है। पहले क्या हुआ करती थी? तो पहले हुआ करती थी खजूर वाहक। खजूर वाहक या इसे आज की डेट पे हम क्या बोलते हैं? खजुराहो। खजुराहो के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? चंदेल वंशियों को जाता है।
तो मध्य प्रदेश में जो धरोहर है, उनमें से कई ऐसी धरोहर है जिसकी स्थापना, जिसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। ठीक है। अच्छा, नन्नुक के बाद इसका बेटा हुआ वाकपति। वाकपति, और वाकपति बनता है राजा। ठीक है। तो वाकपति कहा जाता है, ये अपनी वीरता और बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। वीर राजा था और दिमाग से काम करता था। इसने अपने राज्य को विंध्य पर्वत तक विस्तृत कर लिया था। कहां तक? विंध्य पर्वत तक विस्तृत कर लिया था। और इसीलिए इसे विंध्य पर्वत का, वाकपति को विंध्य पर्वत का क्या कहा जाता था? आनंद धाम। विंध्य पर्वत को क्या कहा गया है? वाकपति को विंध्य पर्वत, सॉरी, विंध्य पर्वत को, माफ करिएगा, विंध्य पर्वत को वाकपति का आनंद धाम कहा गया है। तो जो विंध्य पर्वत है वो वाकपति के लिए क्या था? आनंद धाम। समझ आई बात? वाकपति के दो पुत्र हुए। वाकपति के दो पुत्र हुए, जैसा कि पहले बात किया। एक था जय शक्ति। ठीक है, ये पहले राजा बनता है और बाद में बनता है विजय शक्ति। जय शक्ति, इसी के नाम पे जेजाक भुक्ति नाम पड़ा। ठीक है, जेजाक भुक्ति। तो चंदेल वंश का नाम जो जेजाक भुक्ति पड़ा, वो किसके नाम पे पड़ा? जय शक्ति के नाम पे। किसका बेटा था? वाकपति का पुत्र था। ठीक है। इसका दूसरा बेटा, जब जय शक्ति के बाद ये राज करता है विजय शक्ति। विजय शक्ति, जिसका नाम एक था विजयक। अब विजय शक्ति का पुत्र होता है राहिल। विजय शक्ति का पुत्र कौन था? राहिल। ठीक है। तो राहिल जो है, ये विजय शक्ति का पुत्र। ठीक है। विजय शक्ति का पुत्र हुआ कौन? राहिल। ठीक है। बात करते हैं राहिल की। तो इसका एक कर्तव्य, एक ही काम किया था इसने, इंपॉर्टेंट, वो था महोबा को जीतने का कार्य किया था। तो महोबा को जीतने का श्रेय किसको जाता है? राहिल को। तो अगर पूछा जाए कि चंदेल शासकों में कौन कौन सा शासक था जिसने महोबा को जीता था, वह था राहिल। ठीक है। राहिल का पुत्र होता है दोस्तों हर्षदेव। ठीक है। हर्षदेव का कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बता दें योग्य हो। ठीक है। तो हर्षदेव का पुत्र है कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन। यशोवर्मन राज्य करता है 925 से 954 ईस्वी में। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। किसका? चंदेल वंश का। ठीक है। तो यशोवर्मन जो है, ये पहली चीज तो ये करता है कि जो कन्नौज के प्रतिहार थे, कौन? प्रतिहार, कन्नौज के प्रतिहार थे, इनको समाप्त करके कन्नौज को भी अपने राज्य में शामिल कर लेता है। तो कन्नौज को जीतने का श्रेय किसको जाता है? तो यशोवर्मन को जाता है। तो कन्नौज को यशोवर्मन किससे जीतता है? गुर्जर प्रतिहारों से जीत लेता है। ठीक है। इसके उपरांत राष्ट्रकूटों से कलिंजर जीत लेता है। जो कलिंजर दुर्ग है, कलिंजर दुर्ग को जीतने का श्रेय किसे जाता है? यशोवर्मन को। ये बात समझने योग्य है। ठीक है। तो यशोवर्मन ने, आप देखो, पहले कन्नौज को जीता, प्रतिहारों को हरा दिया, फिर राष्ट्रकूटों से कलिंजर जीत लिया। ठीक है। तो कलिंजर का दुर्ग जीतने का श्रेय जाता है यशोवर्मन को। इससे आप समझ पाओगे कि यशोवर्मन एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। मालवा के चेदी शासकों को भी अपने अधीन कर लिया। तो मालवा में जो चेदी वंश के शासक थे, ठीक है, इनको भी अपने अधीन कर लेता है। अब मालवा के जो चेदी हैं वो किसके अधीन काम कर रहे हैं? तो चंदेलों के अधीन कर रहे हैं। बात समझ आई? यशोवर्मन, या जिसका नाम लक्ष्मण वर्मन भी है, हमने बताया था, इसने जो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर आपने देखा है, उनमें से जो विष्णु मंदिर का निर्माण है वो इसी ने कराया था। तो खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण यही कराता है, यानी कि यशोवर्मन कराता है विष्णु मंदिर का निर्माण। ठीक है। और इसमें जो मूर्ति बैठाई गई है बैकुंठ की, यह चतुर्भुज मूर्ति स्थापित करता है। और यह मूर्ति इसको प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो जिस प्रतिहार शासक को हराया था, प्रतिहार शासक जो है देवपाल, इससे इसको मूर्ति मिली थी। कौन सी? चतुर्भुज मूर्ति। और इसी मूर्ति को इसने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर पे स्थापित किया था। कहा जाता है कि ये जो मूर्ति थी, ये जो चतुर्भुज मूर्ति थी, ये चतुर्भुज मूर्ति मूलतः तिब्बत के राजा के पास थी। किसके पास थी? तिब्बत के राजा के पास। तिब्बत के राजा से प्रतिहार राजाओं के पास आई, और प्रतिहार राजाओं से किसके पास चली गई? यशोवर्मन के पास। और यशोवर्मन खजुराहो में
जो चतुर्भुज मंदिर बना उस पे स्थापित कर दिया। तो ये तो यशोवर्मन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो क्या है, एक कन्नौज को जीतता है प्रतिहार को हरा के, कलिंजर का दुर्ग जीत लेता है राष्ट्रकूटों को हरा के, मालवा के शासकों जो चेदी शासक है उनको अपने अधीन कर लेता है, और खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है। और इसमें जो मूर्ति है चतुर्भुज मूर्ति, ये किससे प्राप्त करता है? किससे? देवपाल शासक, शासक देवपाल। ठीक है, ये कौन से देवपाल, कौन से वंश का था? प्रतिहार वंश का। ठीक है, परंतु ये मूर्ति कहाँ की थी? मूलतः तिब्बत की मूर्ति थी। आशा करते हैं यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात बात करते हैं राजा धंग की। ठीक है, राजा धंग के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ। तो यशोवर्मन के बाद उसका पुत्र राजा धंग राजा बनता है, और इसका शासनकाल रहा 954 से 1002 तक। ठीक है, तो 954 से 1002 ईस्वी तक राजा धंग राज करता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख कार्य हैं, अगर कहा जाए यशोवर्मन का पुत्र जो धंग चंदेल शासकों में कहा जाता है सबसे महान शासक हुआ। सबसे महान शासक कौन था? राजा धंग। ठीक है, इसने क्या किया? प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। तो ये पहला राजा ऐसा था जो प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र कर देता है। मैंने शुरू में बताया था कि जो चंदेल थे ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, तो धीरे 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 ये अपना अस्तित्व बढ़ाते गए, और राजा धंग ने अपने आप को पूर्णतः प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित कर उन्हीं के पूर्वी राज्य पर कब्जा कर लेता है। देखो, जो प्रतिहारों का पूर्वी राज्य है उस पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, कलिंजर को अपनी राजधानी बनाता है। इसके पिताजी ने, यशोवर्मन ने, जो कलिंजर जीता था, ठीक है, राष्ट्रकूटों से, वो कलिंजर को क्या करता है? अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, कलिंजर का दुर्ग कहा जाता है कि बहुत मजबूत दुर्ग था, इसको आसानी से भेदना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, तो इसको राजधानी कौन बना लेता है? राजा धंग। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है, इसने हिंदू शाही शासक जो थे जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सहायता भेजी थी। देखिए होता क्या था कि पहले जैसे गुजरात के जो शासक थे, इन्हीं को ज्यादातर आक्रमण झेलना पड़ता था मुस्लिम आक्रमणकारियों से, क्योंकि उधर पश्चिम से ही ईरान, अफगानिस्तान, ईरान साइड से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते थे। तो गुजरात राजस्थान का जो एरिया है, इधर के राजाओं को उनसे युद्ध करना पड़ता था। तो एक ऐसा इन्होंने आपस में ऐसा कुछ ट्रीटी कर लिया था कि इधर के राजा उनको क्या करते थे? हेल्प करते थे कि अगर कभी भी उधर से आक्रमण होता है तो हम अपनी साइड से फौज और अपनी साइड से सहायता भेजेंगे कि आप उनसे लड़ें और उनको भारत में एंटर ना होने दें। ठीक है, तो ऐसे ही हिंदू शाही शासक थे जयपाल। ठीक है, इसको सुबुक्तगीन ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो इसके विरुद्ध सहायता भेजा किसने? राजा धंग ने। ठीक है, तो हिंदू शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सहायता भेजा था। ठीक है, दूसरा काम ये जो करते हैं राजा धंग, बुंदेलखंड खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया राजा धंग ने। ठीक है, और इसके द्वारा जो मेन मंदिर का निर्माण कराया गया वह था पार्श्वनाथ का मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। तो पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराता है? राजा धंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पार्श्वनाथ और विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राजा धंग के द्वारा कराया गया था। याद करिए, यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? तो यहीं पर खजुराहो में ही जो विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसके पिताजी ने कराया था। ठीक है, जिसमें बैकुंठ की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, राजा धंग क्या कराता है? पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो शासक रहे हैं चंदेल वंश के, उन्होंने अपने शासनकाल में अलग अलग मंदिरों का निर्माण कहाँ कराया है? खजुराहो में। तो खजुराहो जो है एक तरह से कई ग्रुप ऑफ मंदिर हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां पर ये पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? राजा धंग को। और विष्णु मंदिर किसने कराया? यशोवर्मन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शासक राजा धंग का बेटा था राजा गंड। राजा धंग का बेटा कौन था? राजा गंड।
ये 1002 से 1017 ईस्वी में क्या करता है, राज करता है। ठीक है। अब इसने क्या करता है, ये अपना राजा गंड का एक पुत्र होता है विद्याधर। क्या नाम है, विद्याधर। विद्याधर को बोलता है कि कन्नौज का एक राजा था। ठीक है। कन्नौज का भगोड़ा राजा था, प्रतिहार शासक। कौन था, प्रतिहार शासक, जो कि कन्नौज में राज कर रहा था। ठीक है। जिसका नाम था राज्यपाल। जब महमूद गजनबी आक्रमण करता है भारत में, ठीक है, तो मैंने जो बताया जैसे हिंदू शाही शासक और ये जो शासक हैं, जब इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का मतलब विरोध करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, उस लड़ाई में जो प्रतिहार शासक है, राज्यपाल, ये क्या करता है, यह क्या करता है, विरुद्ध इनके लड़ाई महमूद गजनबी के खिलाफ लड़ाई करने की बजाय क्या करता है, भाग खड़ा होता है। और कहा जाता है कि इसने महमूद गजनबी को कहीं न कहीं सहायता भी मुहैया कराई थी। ठीक है। तो राजा गंड अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा किसका, राज्यपाल का, जो प्रतिहार शासक था कन्नौज का, इसकी हत्या करा देता है, इसका वध करा देता है। ठीक है। तो राज्यपाल जो प्रतिहार शासक है कन्नौज का, इसकी हत्या कौन कर देता है, विद्याधर। ठीक है। अगला, गंड के शासनकाल में खजुराहो में कौन सा मंदिर बनता है, तो जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर बनता है। जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है कौन, राजा गंड। तो राजा गंड ने खजुराहो में दो मंदिरों का निर्माण करवाया है, एक तो जगदम्बी और दूसरा चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर ये सूर्य मंदिर है, जबकि जगदम्बी ये वैष्णव मंदिर कहा गया है। वैष्णव मंदिर जगदम्बी है। बात समझ आई। तो राजा गंड ने भी दो मंदिरों का निर्माण कराया था। इससे पहले राजा धंग ने दो मंदिरों का निर्माण कराया था, पार्श्वनाथ, विश्वनाथ। उससे पहले जो यशोवर्मन है उसने कराया था विष्णु मंदिर का। तो यशोवर्मन के टाइम से चालू होता है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण। तो उसने विष्णु मंदिर, फिर उसके पुत्र धंग ने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। राजा गंड जगदम्बी और चित्रगुप्त नामक मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है। अब गंड के बाद इसका जो पुत्र हुआ विद्याधर, पुत्र का नाम क्या था इसके, विद्याधर। ठीक है। विद्याधर एक महान शासक होता है, और ये महमूद गजनबी को 1020 में 1020 ईस्वी में भारत आया। कौन, महमूद गजनबी। ठीक है। क्यों आया भारत, क्योंकि विद्याधर ने, याद करिए मैंने बताया था कि राजा जो गंड है वो अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा किसको मरवाता है, किसको मरवा देता है, जो ये गुर्जर प्रतिहार शासक होता है कन्नौज का, उसको मरवा देता है। ठीक है। और उसको मरवा मरवा देता है। इसकी वजह से महमूद गजनबी यहाँ आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो प्रतिहार राजा भाग गया था। ठीक है। इस तरह से इसकी सहायता हुई, और जब वो मारा जाता है तो महमूद गजनबी उसका बदला लेने के लिए भारत में आक्रमण करता है, और आकर जो कलिंजर का किला है, कलिंजर का दुर्ग है, इसको घेर लेता है। कलिंजर के दुर्ग को घेर लेता है। ठीक है। लेकिन विद्याधर एक बुद्धिमान शासक था, इसने युद्ध न करके कूटनीतिक तरीके से क्या करता है, संधि करता है, किसके साथ, महमूद गजनबी के साथ। तो विद्याधर 1020 ईस्वी में महमूद गजनबी से युद्ध न करके संधि कर लेता है। और इस संधि से फायदा भी विद्याधर को होता है, क्योंकि महमूद गजनबी 15 किले विद्याधर को देता है। कितने किले, 15 किले विद्याधर को देता है, और यहां से कुछ धन लेकर वापस चला जाता है। ठीक है। इस तरह से विद्याधर अपने राज्य को तहस नहस होने से बचा लेता है। ठीक है। इसने मालवा के परमार शासक भोज को भी हराया, और कलचुरी शासक गंगेय देव को भी हराता है। ठीक है। तो जो विद्याधर है, ये परमार शासक जो राजा भोज हुए इनको भी पराजित करता है, और त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को भी पराजित करता है। ठीक है। विद्याधर ने महमूद गजनबी के विरुद्ध बताया था भी कि हिंदू संघ की सहायता भी करता है ये। ठीक है। और इसने भी खजुराहो में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर कांदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण इसके द्वारा किया गया, इसके शासनकाल में किया गया। तो जो मंदिरों का निर्माण यशोवर्मन के समय पे होता है, चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर के साथ, विष्णु मंदिर यशोवर्मन के समय, राजा धंग के समय पे कौन कौन सा मंदिर, पार्श्वनाथ विश्वनाथ मंदिर, राजा गंड के समय जगदम्बी नामक और चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर,
और विद्याधर के समय पे कांदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण होता है खजुराहो में। ठीक है, इतनी बात आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। तो अगला जो शासक है, विद्याधर के बाद जो अगला शासक है उसकी बात करते हैं। अगला शासक हुआ कीर्ति वर्मन। कीर्ति वर्मन 1060 से 1100 ईस्वी तक राज करता है, 40 वर्ष तक। ठीक है, कीर्ति वर्मन के द्वारा के समय पे एक कृष्णामित्र थे। कौन थे? कृष्णामित्र। इनके द्वारा रचित था प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक के रचयिता कौन है? प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक के रचयिता कौन थे? कृष्ण कृष्णा मित्र। कृष्णा मित्र। ठीक है, तो कृष्णा मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना की थी। और इस नाटक से पता चलता है कि चंदेल की शक्ति का पुनरुत्थान कीर्तिवर्मन के समय पे हुआ था। और कीर्तिवर्मन ने सोने के सिक्के भी चलाए थे, इसी नाटक के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, कीर्ति वर्मन के बाद मदन वर्मन राजा बनता है 1129 से 1163 ईस्वी के बीच। ठीक है, कहा जाता है कि विदिशा में पुनः चंदेलों का आधिपत्य इसके काल में आया था, और इसकी पुष्टि होती है विदिशा अभिलेख से। विदिशा में एक अभिलेख मिला मदन बर्मन के शासनकाल में। मदन बर्मन के शासनकाल में विदिशा में एक अभिलेख मिलता है, और इस अभिलेख के अनुसार विदिशा में पुनः चंदेलों का आधिपत्य हुआ था। ठीक है, इसी अभिलेख के अनुसार ये पता चलता है कि मदन बर्मन ने राहुल शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, उसको 10 हल भूमि दान दिया था। 10 हल भूमि दान दिया था। ठीक है, तो ये तो कहानी रही मदन बर्मन के बारे में। ठीक है, बात करते हैं अगले शासक की। तो अगला शासक आपका होगा कौन? पारमर्द। ये एक अंतिम स्वतंत्र शासक, चंदेल वंश का पारिमर्द देव जो है, या परिमल भी इसको बोलते थे, ये चंदेल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक है। इसके बाद के जो शासक हैं वो किसी न किसी के अधीन शासन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो परिमल देव है या परिमार्द देव है, ये अंतिम स्वतंत्र शासक है चंदेलों में। ठीक है, इसके समय पर दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक तो पृथ्वीराज का युद्ध होता है। पृथ्वीराज और परिमार्द देव का युद्ध होता है कब? 1182 में। और युद्ध कहाँ होता है? महोबा में। महोबा चंदेलों की राजधानी उस समय हुआ करती थी, और यहीं पर युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में चंदेलों की हार हो जाती है। इस युद्ध में चंदेल हार जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है? चंदेलों की बहुत बुरी तरह से हार होती है। और इस युद्ध के बारे में हम बात करें तो इस युद्ध में दो योद्धा होते हैं, दो महान योद्धा होते हैं। एक थे आल्हा आल्हा और उदल। आल्हा और उदल। उदल आल्हा का भाई था। ठीक है, कहा जाता है पारमार्दी देव के साले भी थे। ठीक है, पारमार्दी देव के साले थे। ये दोनों आल्हा और उदल बहुत महान योद्धा थे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये युद्ध हो रहा था पृथ्वीराज चौहान के साथ, इस युद्ध में उदल की मृत्यु हो जाती है। उदल उदल की मृत्यु हो जाती है युद्ध के समय पे। और आल्हा इतना गुस्सा हो जाता है कि आल्हा जो है पूरे जो पृथ्वीराज की सेना होती है मार काट चालू कर देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मार काट मचाता है, 1 घंटे में उसकी सेना को तहस नहस कर देता है। और सामने पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। ठीक है, और इनके बीच युद्ध चल रहा होता है, तभी इनके एक गुरु होते हैं गोरखनाथ। गुरु कौन? गोरखनाथ। ठीक है, तो गोरखनाथ के कहने पर आल्हा युद्ध छोड़ देता है, और ये फिर दुर्गा माता की पूजा करने लगता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये गोरखनाथ के कहने पर किसको? पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे देता है। ठीक है, तो ये दो महान योद्धा थे। और इसी के नाम पे इन्हीं के पारमार्दी देव के एक दरबारी कवि थे, योद्धा भी थे। जगनिक जो थे, ये दरबारी कवि के साथ साथ ये एक महान योद्धा भी थे। और इन्होंने एक खंड लिखा है, आल्हा खंड। बुंदेलखंड में आल्हा खंड गाया भी जाता है। और ये लोक कथाओं में पूरे अ, विश्व में सबसे बड़ी लोक कथा है आल्हा खंड। ठीक है,
पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोक कथा है आल्हा खंड। ठीक है, तो याद रखना है। तो एक तो पृथ्वीराज चौहान पारमार्थिदेव को हराता है, और दूसरा अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1212 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक परिमल को, इसी के सेना कुछ शासक होते हैं उसके थ्रू परिमल देव को मार दिया जाता है, और चंदेल राज्य और कलिंजर कलिंजर दुर्ग पर कब्जा हो जाता है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इस तरह से चंदेल शासकों का एक तरह से अंत हो जाता है, जो स्वतंत्र चंदेल शासक थे उसका अंत हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी कई चंदेल शासक राज करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वो किसी न किसी के अधीन ही शासन करते हुए आए हैं। ठीक है, तो एक याद रखना है कि जो जगनिक कवि थे, ये परिमार्दिदेव के क्या थे, दरबारी कवि थे, योद्धा भी थे, और इन्होंने ही आल्हा खंड की रचना की है। ठीक है, इनके बाद त्रैलोक्य वर्मन आता है। त्रैलोक्य वर्मन शासन करता है, ठीक है, 1203 से 1250 तक। ठीक है, यह तुर्कों को पराजित कर कलिंजर पर पुनः जीत प्राप्त करता है। तो तुर्कों को पराजित कर देता है, और त्रैलोक्य वर्मन कलिंजर पर पुनः अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, इसने कहा जाता है कि रीवा को भी जीता था, तथा डाहल मंडल का जो बघेलखंड का क्षेत्र था, एक भाग पर अधिकार भी कर लेता है। कौन, त्रैलोक्य वर्मन। हमीर वर्मन ये अंतिम चंदेल शासक था, ज्ञात अंतिम शासक है ये। 1288 से 1330 के बीच ये शासन किया है, और इसको एक उपाधि दी गई थी, कलिंजराधिपति। कलिंजराधिपति की उपाधि, ये एक शिलालेख मिलता है, चरखारी शिलालेख। इस शिलालेख के अनुसार, चरखारी शिलालेख के अनुसार इसको कलिंजराधिपति की उपाधि दी गई है। किसको, हम्मीर वर्मन को। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, और ये चंदेल शासकों का पूर्णतः समापन करके वहां पर खिलजी वंश की स्थापना, अलाउद्दीन खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। दोस्तों, यह था चंदेल वंश। चंदेल वंश, चंदेल शासक मध्य प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। ठीक है, एक लंबे समय तक शासनकाल किया है, और एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए राजवंश के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।